हे फोक्स, वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारे देश को आज़ाद हुए हुए 76 ईयर हो चुके हैं और हम 77th वर्षगांठ बना रहे हैं। तो हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 76 साल पहले, बट क्या हम आज़ाद हुए थे? सोचने वाली बात है। हम एक गुलामी से दूसरी गुलामी की तरफ चले गए। मतलब हम अपने आप के ही गुलाम बन चुके हैं। हम अपनी सोच के ही गुलाम बन चुके हैं। अगर हम सोचें तो मोस्ट ऑफ हमारी ही सोच ने हम लोगों को गुलाम बना रखा है और हमारी ही सोच ही हम लोगों का सबसे बड़ा बैरियर बनी हुई है आगे बढ़ने के लिए। हम लोग अपनी लाइफ की पॉजिटिव थिंकिंग पे नहीं जाते हैं। हम लोग सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारे हाथ से ये चला गया, हमारे हाथ से वो चला गया। बट जो हमारे पास में है अभी, हम उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। सच पूछो तो हम अपने ही गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, कुछ तो गुलाम बन गए हैं 9 to 5 जॉब के। जॉब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जॉब के ख़िलाफ़ हूँ। बट क्या है ना कि कोई अपने सपने पूरे करवाने के लिए हम लोगों को जॉब ऑफ़र करता है 9 to 5। हम दिन रात काम करते हैं 9 to 5, 9 to 6, कई बार 9 to 9 भी हो जाता है। ठीक है, बट सपने उस आदमी के पूरे होते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। काफ़ी हद तक ये सच भी है। कुछ सपने उसके बिहाफ पे हम लोगों के भी पूरे हो जाते हैं, ये भी बात सच है। गिव एंड टेक का तो चल ही रहा है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हम लोगों को मिल पाती है उस चीज़ से? कुछ लोगों को मिल पाती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या यार? मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इतनी है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें विदाउट गोइंग 9 to 5 जॉब, या फिर आपकी जो ज़रूरत है, बेसिक नीड्स हैं, वो आपकी पूरी हो जाए, आपके खर्चे कम हो, आपके इनकम ज़्यादा हो। वो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब आप ये सोचेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो बहुत सारे लोग उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हो तो आपको कैसे पता कितना पैसा चाहिए, आपको कितना आपको कमाना है, उसका आपका प्लान क्या होगा, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। आपको जब यही नहीं पता आपकी लाइफ में कितना पैसा आपको रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए आपको कितना पैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो ये सब सोच, पहले अपने आप से ये सब पूछिए और इन सोच के ऊपर काम करिए। फिर ट्रेडिंग तो फिर भी होती ही रहेगी हम लोगों की। ट्रेडिंग के लिए तो एनालिसिस तो चलती ही रहती है। मार्केट ना कभी रुकती है ना कभी रुकेगी, डेली खुलेगी डेली बंद होगी। कुछ लोग प्रॉफिट में होंगे, कुछ लोग लॉसेस में होंगे। और जिस सोच की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मेंटल बैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम सब के साथ है। कुछ लोग फियर के मेंटल बैरियर में फंसे हुए हैं, फियर की वजह से ट्रेड नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग ग्रीड में फंस जाते हैं, उनको और चाहिए होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि ये मतलब जितना भी पैसा मिले उनको कम लगता है। ठीक है, कुछ लोग अपनी नेगेटिव थॉट से परेशान हैं। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करनी क्यों है? सिर्फ पैसे के लिए? अगर सिर्फ पैसा रीज़न है ना ट्रेडिंग का, पैसा एक रीज़न हो सकता है, बट पैसा सारा रीज़न नहीं हो सकता। और अगर पैसा सारा रीज़न है ना, तो ट्रेडिंग होगी भी नहीं। मेरे पीछे का ट्रेडिंग करने का वाई कुछ और है, आपके ट्रेडिंग करने का वाई कुछ और हो सकता है। आपको पहले तो ये वाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वाई ढूंढ नहीं पाएंगे ना, तो सच में आप प्लान ही नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना है, आपको कितना ट्रेड करना है, रोज़ आपको कितना पैसा चाहिए, आपको क्या परसेंटेज चाहिए।
आपको क्या मोटिवेट करेगा? देखिए, जो वाई होते हैं ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। दो टाइप के वाई हो सकते हैं, या तो आपका नेगेटिव वाई हो सकता है या फिर आपका पॉजिटिव वाई हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, जो जो आपके नेगेटिव वाइब्स होंगे ना, वो कुछ दिनों में फेड हो जाएंगे। क्या होगा कि आप कुछ दिनों में आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, या उस लोग को उस आदमी को, उस पर्सन को आप भूल जाओगे, उसकी कही हुई बातों को आप भूल जाओगे। और जो आपका वाई है ना, वो आपको नेगेटिव वाई ना एकदम तो मोटिवेट करेगा आपको इनिशियली, तो आपको वो पॉजिटिव वाई से भी ज़्यादा मोटिवेट कर देगा। आप उठ के बैठ जाएंगे और आप काम करने लगेंगे, और फिर वो एकदम से जितनी तेज़ी से वो ऊपर जाएगा ना, इम्पल्सिव वेव जितनी तेज़ी से ऊपर आएगी ना, वो इम्पल्सिव वेव वापस से नीचे आपका बेरिश ब्रेकर ब्लॉक का काम कर जाएगी, तो वापस से आपका वो मोटिवेशन ख़त्म। तो ऐसे मोटिवेशन का क्या फ़ायदा? ठीक है, मेरा वाई, ये पर्सनली मैंने चीज़ें अप्लाई करी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव वाई से कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पल्सिव वेव ऊपर, इम्पल्सिव वेव डाउन, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, और हम वापस उसी मेंटल कंडीशन पे आ जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं, नेगेटिव वाई पालने का कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है किसी के लिए काम अच्छा करता हूँ, बट पर्सनली मेरे लिए नेगेटिव वाई ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। अब बात करते हैं पॉजिटिव वाई की। पॉजिटिव वाई आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव वाई आपको लाइफ में आपकी फैमिली हो सकती है। पॉजिटिव वाई आपको कुछ टारगेट्स हो आपकी लाइफ में, अच्छा घर का टारगेट हो, अच्छी गाड़ी का टारगेट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट हो, आपको शॉपिंग करने जाएं तो प्राइस टैग देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली का पालन पोषण ढंग से कर सकता हूँ, उसको फीडिंग, उसको जितनी भी अपब्रिंगिंग्स है, उसकी बेसिक नीड्स है, एजुकेशंस वगैरह सब कुछ मैं अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब पॉजिटिव चीज़ों में आते हैं। फिर पॉजिटिव चीज़ों में आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, कि आपको अपने पेरेंट्स ने, जिन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया, इतना स्ट्रगल किया, अपना सब कुछ मतलब सेक्रीफाइस किया, उनको अच्छी लाइफ देना भी एक आपका पॉजिटिव वाई हो सकता है। आपका बेटा या बेटी आपका पॉजिटिव वाई हो सकता है। मेरा पॉजिटिव वाई, सच पूछो तो मेरी बेटी है। मेरी 4 साल की बेटी है, उसका नाम नायरा है, और कल उसका 14 अगस्त को उसका बर्थडे था। जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, तो मेरे लिए पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। आई मीन, मैं अपने ऊपर खर्च करने से पहले चीज़ें ये सोचने लग गया था कि इतने का मेरी बेटी का ये आ जाएगा, इतने का मेरी बेटी का वो आ जाएगा, मैं इससे अपनी बेटी का ये कर लूँगा, मेरे को अपनी बेटी का ये करना है, मेरे को अपनी बेटी का वो करना है। सच पूछो तो जो ये कोरोना आया, इसमें जितना सब कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ बिजनेसेस में मेरे प्रॉब्लम्स भी आई, बावजूद इसके जो मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए हूँ, और उस बेटी की वजह से ही हूँ। कितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो थोड़ा सा हंस देती है ना, तो एक बार तो सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा नोटी है, डिस्टर्ब भी बहुत करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है बट अगर वो ऐसी नहीं होती तो पता नहीं मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता, बट वो जैसी है वो मुझे बहुत पसंद है, और उसका इतना ज़्यादा नॉटी नेचर होना ही मेरे को शायद मोटिवेटेड रखता है। और सच कहो तो मैं जो जिंदा हूँ ना, अपनी बच्ची के लिए हूँ, उसी के लिए हूँ, उसी की वजह से हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब मैं चार्ट्स पे बैठता हूँ ना, तो जब वो टाइम निकल जाता है, वो एक पॉजिटिव वाई की वजह से निकलता है। मुझे सच में नहीं पता चलता मैं कितने घंटे चार्ट्स को एनालाइज करता रहता हूँ, बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ, कब ये मेरा पैशन बन गया, कब ये कैंडल्स मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे बातें करने लग गई। तो आपको आपका पॉजिटिव वाई होना बहुत ज़रूरी है। और इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जिसके लिए हम अब काम कर रहे हैं, आपको अपना वाई डिसाइड करना है।
आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है लाइफ का, और फिर उसके लिए प्लान करना है, उसके लिए आपको अपना कैपिटल रिजर्व करनी है, और फिर हम टेक्निकल साइंस के थ्रू फिर तो हम बात करते ही रहेंगे, एनालाइज तो हम करते ही रहेंगे। आईसीटी ईगल जो था, इसके पीछे का रीज़न ईगल रखना भी, ईगल मुझे क्यों पसंद है, चलिए आज इतनी बात हो रही है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, बट छुट्टी का टाइम है, हो सकता है आप टाइम दे पाओ इस वीडियो को। बट क्या है ना कि सिर्फ ओनली ये टेक्निकल साइंस जो अब टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये इनफ नहीं है शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होने के लिए। आपको आपकी साइकोलॉजी पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपने अगर ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आईसीटी के कंटेंट्स माइकल सर ने सब कुछ यूट्यूब पे डाला हुआ है, बट फिर भी इतना अच्छा कंटेंट होने के बाद भी, आईसीटी कॉन्सेप्ट आने के बाद भी, फिर भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका रीज़न पता क्या है? हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। सच सच अपने आप से पूछो, कितने लोगों ने माइकल सर का वर्ड टू वर्ड वीडियो सुनी है? वर्ड टू वर्ड वीडियो सुनी है, प्लस कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाए हैं, प्लस होमवर्क किया है, प्लस बैक टेस्ट किया है। सच बताऊं, 90% लोगों ने ना माइकल सर का वीडियो स्किप कर करके देखा है। जस्ट सिर्फ कैंडल्स बता दो, हैं, एंट्री सेटअप बता दो, बीच की जो वो बातें करते हैं ना, मैं वो ज़रूर सुनता हूँ। और गारंटीड है कि जो आज की इतनी लंबी वीडियो है ना, इसमें भी क्या होगा, 95% लोग आगे का सब कुछ स्किप कर देंगे और सीधा कहेंगे यार चार्ट पे आओ। लेकिन सिर्फ चार्ट क्या, इन सब चीज़ों से नहीं कर पाए, आप चार्ट से बात नहीं कर पाओगे जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंड क्लियर नहीं है ना, आप नहीं कर पाओगे यार। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, बट नहीं कर पाओगे यार। सिर्फ एनालिसिस देखना करना और पेशेंस ना रखना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। आईसीटी सर ने इतना लाखों का कंटेंट डाल दिया फ्री में, बावजूद इसके लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ उतना ही है, और ये बात आईसीटी सर भी बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ फ्री है और आप इतना इजीली कर पाओगे, तो वो नहीं हो पाएगा। आप उनके एनालिसिस तो छोड़िए, मैं उनकी जो पॉडकास्ट आता है ना ट्विटर पे, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, मैं वो भी सुनता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ गाड़ी में अपने गाने नहीं सुनता, मैं उनका पॉडकास्ट सुनता हूँ, या फिर जब भी खाली टाइम होता है मैं उनकी सुबह सुबह तो उनका मैं पूरा लेक्चर भी सुनता हूँ। मेरे लिए सिर्फ एनालिसिस नहीं, उसके पीछे की अगर आपने बातें भी सुनी ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में हो या ना हो, बट सिर्फ वो उनकी बातें फॉलो करने के बाद, वो उनकी साइकोलॉजी जानने के बाद, अपनी वो सब अप्लाई करने के बाद ना, लाइफ ही पूरी चेंज हो जाएगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई ये सब, इस पे आगे बात करेंगे कि ईगल क्यों मैंने रखा। आप ईगल के बारे में वैसे खुद पढ़ सकते हैं कि ईगल की लाइफ कैसे पूरी लाइफ स्पेंड करता है। उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं भी एक दिन उस पर डिस्कस करूँगा कि ईगल मुझे क्यों पसंद है। चलिए, ये सब साइकोलॉजी की बातें हैं, बोरिंग बातें हैं। आपके काम की बातों पे आता हूँ सीधा। टेक्निकल साइंस, टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने क्या काम किया, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्या मतलब आगे हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने लास्ट वीडियो में जो वीकली एनालिसिस थी, वैसे तो ऑलरेडी मेरा उसमें वीडियो में पूरा कवर हो चुका है कि मैं क्या देख रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है और मैंने उसको फ्राइडे को ही डाल के कवर कर दी थी, बट फिर भी शायद कुछ लोगों को लगता है कि आगे और वीकली के टारगेट्स चाहिए। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, और मैंने क्या डिस्कस किया था, कैसे मैंने ट्रेड करी, आगे की ट्रेड क्या हो सकती है। देखिए, मैंने क्लियरली एक डिस्कस किया था कि 75 मिनट का अगर हम चार्ट खोलेंगे ना, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था यहाँ पे 75 मिनट का, प्लस जो ये वाइट लाइन है ना, ये जो वाइट लाइन है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था वीकली में। ठीक है, तो ये मेरा 44,000 का मेरा एक अल्टीमेट टारगेट था, और ये अचीव भी हुआ।
और इसके नीचे तक का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मैंने शायद किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि क्या वीकली का क्या हो सकता है, जबकि ऑलरेडी मैं डाल चुका था मैं क्या सोच रहा हूँ। बट फिर भी मैंने रिप्लाई में दिया था कमेंट में, अगर आप, मुझे नहीं पता किस वीडियो पे था बट आप जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन 3 चाहिए था टारगेट, या तो 44,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 चाहिए था मुझे। ये मैंने अपनी वीडियो में उसमें मेंशन किया है, किसी कमेंट में आप देख लीजिएगा आप इसमें किस में था वो। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के ना क्या कहते हैं उसको, 2 टाइप थे कि मैं कैसे कैसे टाइप से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ और क्या देखता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेरा मानना था वो, एक तो आईसीटी सर के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड डेविएशन था। एक मिनट, इसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे टेम्पलेट पे चेंज करता हूँ। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 यहाँ पे आ रहा था, 43,962 के आसपास आ रहा था, ये एडवांस ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और एक जो मैं यूज़ करता हूँ वो, मैं जो मैनिपुलेशन वाला होता है ना एरिया, जैसे कि ये मैनिपुलेशन वाला जो एरिया था ना, ये जो आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन के अंदर ये कंप्लीट मैनिपुलेशन वाला एरिया था, ये वाला एक मैं इस डाउन से लेकर अप तक का एक मैं पूरा स्टैंडर्ड फेल्क्रम इसका लगाता हूँ मैं, और उस फेल्क्रम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन 3 यहाँ पे आ रहा था। तो मैं दोनों चेक करता हूँ कि दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। कई बार हमें टारगेट सिर्फ इतना ही मिलता है, यहाँ से मार्केट अप चली जाती है, और कई बार हमें टारगेट अच्छा खासा मिल जाता है। जो मैं यूज़ करता हूँ पहले, मैनिपुलेशन वाला जो एरिया होता है उस पूरे को मैं 0 to 1 मार्क करता हूँ फिब लेवल पर, और ये फिर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्ट, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के अप्रॉक्स मार्केट आई है यहाँ पे, अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट मार्केट आई है। ठीक है, और जो ये वाला है, ये जो है ना ब्लू लाइंस और ये डॉटेड लाइन, ये क्या है कि ये गैप है, ओपनिंग गैप। आप यहाँ पे देखिए, ये एक ओपनिंग गैप है, मार्केट क्लोज यहाँ पे हुई थी, अपसाइड यहाँ पे गई थी, उसका 50% ये है, तो ये एक ओपनिंग गैप था। तो यहाँ से मैंने एक कॉल की पोजीशन बाय करी थी मैंने। सच पूछो तो मैं ये वाला जो एरिया था, मतलब जो ये यहाँ पे टारगेट हिट होने के बाद, मतलब मुझ में गट्स नहीं थे कि मैं नीचे तक इसका टारगेट ले सकूँ। ये मैंने नहीं लिया था, सेलिंग मैंने नहीं ली थी बिल्कुल भी। मैंने यहाँ से बाइंग ज़रूर ली थी, और बाइंग मैंने अच्छी खासी कैरी करी थी। मैंने बाइंग, एक सेकेंड, एक मॉर्निंग की ट्रेड पे ना मैं काम ज़रूर कर रहा हूँ। वो ट्रेड मतलब मैं बताऊँगा, 9 कैंडल थ्योरी करके कुछ है एक, उस पर मैं बात करूँगा। पहले मैं एक बार उसको अच्छे तरह से बैक टेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे उसके ऊपर। तो मैंने कहाँ से बाई किया था उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप था ना, मैं यहीं से एंट्री कर चुका था। मेरा स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे था, इस कैंडल के नीचे था मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मतलब हीट भी मिली थी कि मार्केट अप साइड गई, डाउन साइड गई, बट मुझे था कि अब ये ना, जब ये इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न जो एज़ पर रिटेल ट्रेडिंग है कि ये इवनिंग स्टार का पैटर्न है, ये फेल होना चाहिए था। ये यहाँ से मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए, और फिर ये अच्छा टारगेट ये मिला था। उसके बाद मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया था, 50% इस रेंज के में एग्ज़िट हो गया था। फिर मेरे को यहाँ पे मैंने फिर से एक एंट्री ली थी इसके नीचे, जो मेरी अभी कैरी फॉरवर्ड में चल रही है। ये मैंने एंट्री यहाँ से ली थी, ये मैंने एंट्री 45 मिनट के चार्ट को देख के ली थी कि ये जो बना है ना, लो हाई लोअर लो, ये फेल होना चाहिए। मतलब ये जो बियरिश ब्रेकर ब्लॉक टाइप का जो मार्केट ने शो किया है, ये फेल होना चाहिए। ये मैंने 45 मिनट के चार्ट पे देख के थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। इस वाली कैंडल के बाद, जब ये कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल के बाद मैंने एंट्री ली थी। फेयर वैल्यू गैप टाइप भी बना, और ऊपर काफ़ी अच्छा मार्केट चल रही है। और अभी फ़िलहाल मेरी पोजीशन कुछ निकाल दी थी, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो गई थी, और ये हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप का हाई है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दी थी, ये नहीं, क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, ओपनिंग यहाँ पे हुई है। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का लो, मतलब ये लो है, और ये इसका मिड पॉइंट है। टारगेट मेरा वैसे यहीं तक था, बट अच्छा खासा मार्केट ने 50% तक का टारगेट दिया है।
यही सोचा था मैंने अपनी मंडे वाली ट्रेड के दिन, और उसमें मैंने क्लियर डिस्कस भी किया था इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि यहाँ से फिर मैं एक अपसाइड मोमेंटम ज़रूर देखूँगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के बाद मैं एक अपसाइड मोमेंटम ज़रूर देखने की कोशिश करूँगा, ताकि ये मैनिपुलेशन वाला एरिया था ना, मुझे ये एक बार मिटिगेटेड चाहिए। ये जो आरबीआई ने जिस दिन पॉलिसी निकाली थी उस दिन में जो मैनिपुलेशन हुआ था ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार प्राइस उस पर मिटिगेट ज़रूर करे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो 75 मिनट का चार्ट पे आता हूँ, एक तो ये पूरा 50% एरिया है, यहाँ से लेकर इस इम्पल्सिव वेव अपसाइड तक इसका एरिया 50% है, यहाँ तक एग्जैक्ट 50% है। फिर से हम प्रीमियम डिस्काउंट में जाएंगे, और उसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस वीक का न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई, न्यू वीक ओपनिंग गैप लो, ओपनिंग गैप है प्रीवियस डे का, NWOG हाई, NWOG लो, और ये मुझे एक जो इम्पल्सिव वेव अपसाइड गई ना, जिसने टेक आउट किया है सब कुछ लिक्विडिटी, वो मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप दिख रही है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है। तो मुझे लगता है ये टारगेट तो हमें मिल जाना चाहिए अगर मार्केट पॉजिटिवली चलती है। तो थोड़ा सा उसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे ड्रॉप करे, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड मोमेंटम ज़रूर दे। अब 45 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब देखते हैं मैंने क्या सोचा था, और जब ये मार्केट नीचे जा रही थी ना, तो मुझे लगा था कि अपसाइड मोमेंटम जब ये जाएगा, इसका 50% जो ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, इस पे जो टच करेगा, तो ये जो डाउन क्लोज कैंडल बनेगी ना, ये एक एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी। इसको हटाता हूँ फिलहाल मैं। ये जो डाउन क्लोज कैंडल बनी है ना 45 मिनट में, ये मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का चाहिए था जब ये मार्केट नीचे जा रही थी। 15 मिनट में जब ये मार्केट नीचे जा रही थी, इवनिंग का जो सेशन था मार्केट का, जब ये नीचे जा रही थी तो मुझे लगा थोड़ा मैनिपुलेशन होगी, नीचे अपसाइड जाएगी, और ये एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप के साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। यहाँ से मैं मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में ज़रूर देख रहा हूँ, क्योंकि अब तो ये वाला तो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है। तो नीचे उसके बाद नीचे आके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टच कर चुकी है, बुलिश वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। अब यहाँ से मैं सच पूछो तो मैं यहाँ से अब चाहता हूँ कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे। एटलीस्ट कहाँ तक, ये 45 मिनट की जो आपको विक दिख रही है ना, ये वाली, पहला टारगेट तो आप इसका 50% लगा लीजिए। प्रीमियम डिस्काउंट पे करते हैं, इसका 50% लगा लीजिए पहला टारगेट तो आपका। ये मिल जाना चाहिए अगर यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है तो, क्योंकि अगर इसके ऊपर प्राइस निकलेगा ना, तो ये जो आपका ब्लॉक है ये रिवर्स हो जाएगा। अभी बेयरिश है तो अपसाइड निकलने के बाद ये बुलिश हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका न्यू वीक, करंट वीक का न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई एज ए आपका सपोर्ट का काम करेगा। फिर अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे आपका जो ये गैप है न्यू वीक ओपनिंग गैप, ये आपका सपोर्ट का काम करने वाला है। ये सपोर्ट का काम करेगा। आपको पहला टारगेट इस 45%, इसका 45 मिनट की जो ये कैंडल है रिजेक्शन विक है, इसका आपको 50% का टारगेट। अगेन आप थोड़ा सा अपसाइड आएंगे तो इसको फ़िलहाल मैं हटाता हूँ, नहीं इसको यूज़ ही कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद आपको टारगेट ये वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा इस वीक का 50%, जो बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है आप देखेंगे तो 44855 के अप्रॉक्स आना चाहिए। यहाँ तक टारगेट मिल जाना चाहिए ये टारगेट, ऐसा मेरी प्लानिंग है। अगर ये मिलता है टारगेट, उसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे यहाँ से शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर करके नीचे के टारगेट्स आपको मिल जाएं। उसके बाद आपको शायद ये सब टारगेट जो मैंने नीचे लगाए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो देख लेना मेरी लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर, उसमें आपको टारगेट्स भी मिल जाएंगे अगर मार्केट यहाँ से शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर करके वापस से बेयरिश होती है तो। फिलहाल में कोई टारगेट्स, एक तो ये मैंने आपको दिखा दिया, एक मैंने टारगेट आपको ये वाला दिखा दिया। अब इसके पीछे का रीज़न भी देखो क्लियर है कि अगर मान लीजिए डेली कैंडल पे आते हैं और ये रिजेक्शन एक ब्लॉक बना है और यहाँ से एक कैंडल
इसकी जो कैंडल है ना, अब देखिए इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ये भी इस पर बात कर लेते हैं। जो ये डेली कैंडल का जो 50% लगा लीजिए विक का, इसके नीचे मार्केट नहीं निकलनी चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब 43,900 के नीचे मार्केट नहीं निकलनी चाहिए, तो फिर ये और नीचे जाने के चांसेस है फ़िलहाल के लिए अभी। लेकिन 43,900 से मार्केट नीचे नहीं निकलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम देगी, एक स्विंग क्रिएट करेगी। बनने से पहले मैं कुछ बता रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्विंग क्रिएट करेगी। यहाँ पे लोगों को लगेगा स्विंग बन चुका है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ 1 2 3 कैंडल जो भी बनानी होगी, और फिर ये स्विंग फेल करके नीचे निकल सकती है, चांसेस है। ठीक है, अब 45 मिनट पे आते हैं और हम देखते हैं कि यार जब ये लेवल ब्रेक हुआ ना, ये वाला, तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बनती है। एज़ पर मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक रिट्रेसमेंट बनती है। रिट्रेसमेंट कहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से, ये जो पॉइंट है यहाँ से नीचे तक का जो स्विंग बना, अभी डेली में नहीं बना बट इसमें कंफर्म हो चुका है। अगर यहाँ तक का मैं फिब लेवल लगाता हूँ 44,933 से लेकर लो लेवल लगाता हूँ मैं 43,778 पे, तो उसका जो 50% आप देखेंगे ना, मार्क एग्जैक्ट इस 45 मिनट की कैंडल के बिल्कुल मिड पे आ रहा है। और इसका भी, इस पूरी जो रेंज है, ये इस रेंज का भी, डीलिंग रेंज का भी 50% यहाँ पे मार्क आ रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे मार्केट टच करे, एक बार नीचे जाए मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिले, और फिर मार्केट फिर से एक बार अपसाइड मोमेंटम दे सकती है। न्यू वीक ओपनिंग गैप के दोबारा, प्रीवियस वीक का न्यू वीक ओपनिंग गैप। तो फिलहाल आज के लिए एनालिसिस इतनी है, इतना ही टारगेट मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ। अगर मेरे को अपसाइड मोमेंटम में टारगेट मिलता है तो मैं, मेरी कुछ पोजीशंस पुट मैंने शॉर्ट किए हुए हैं, तो मिलता है तो देखते हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूँ, एंड गुड ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, कीप हंटिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है बट एनालिसिस काफ़ी अच्छी है। थैंक यू सो मच।